नमस्कार। आज सवेरे में आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत तो करते रहे हैं पहले भी, लेकिन आज की वार्ता का, आज के साक्षात्कार का हमारे लिए विशेष महत्व है, क्योंकि आज हम बातचीत करने जा रहे हैं हिंदी के शिखर आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह जी से। नामवर जी से बातचीत शुरू करने के पहले आज के विचार। गीता में कहा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। आज के दिन के महत्व के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1980 में हिंदी के ही नहीं, विश्व के 20वीं शताब्दी के महानतम कथाकारों में एक प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। नामवर जी, अभी आप 91 वर्ष के हो गए, 70 साल का आपका लंबा लेखन है, लेकिन इस उम्र में आकर जब आप अपने बचपन को याद करते हैं, जीयनपुर को, जो आपका गांव है, तो जीयनपुर को और बचपन को और बचपन की पढ़ाई को कैसे याद करते हैं आप? जीयनपुर नाम का गांव, जहां मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल के। घर में हमारे और कोई पढ़ा लिखा नहीं था जी। तो पिताजी का सबसे बड़ा सपना था कि वो भी मुझे प्राइमरी का टीचर इतना पढ़ा दे कि मैं प्राइमरी का अध्यापक हो जाऊँ। आवाजापुर नाम का गांव था जहां प्राइमरी में हम लोग पढ़ने जाया करते थे। बाद में उन्होंने सोचा, प्राइमरी पास करने के बाद कमालपुर नाम का एक कस्बा हमारे गांव से करीब 1 मील दूर कमालपुर था, और कमालपुर बाज़ार था जी, और वहाँ मिडिल स्कूल खुला हुआ था। तो जाहिर है कि कमालपुर मिडिल स्कूल में हमारी भर्ती हुई, और कमालपुर में एक सामने आम का बगीचा था। यह याद है कि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने जो तूफ़ानी दौरा किया था, तो उनकी जो विराट सभा हुई वो कमालपुर वाले आम के बगीचे के सामने हुई थी। हम लोग दूर से गांव से अपने देखने के लिए गए थे। उस कमालपुर से मैंने मिडिल किया, और मिडिल में हमारे मौलवी साहब थे। तो उस समय सरकार की ओर से एक वो पुस्तकालय की किताबें भी आ गई थी जी हाँ। तो बहुत कुछ जो क्लास के बाहर की किताबें उस लाइब्रेरी से लेकर के जो एक बक्से में बंद थी, कोई देखता भी नहीं था। तो मेरा चस्का लगा, मैं किताबें पढ़ने लग गया। तरसता था कि हमारा छोटा सा गांव, वहाँ कोई लाइब्रेरी वगैरह थी नहीं। इस तरह कमालपुर मिडिल जब मैंने कर लिया जी, तो ये हुआ कि भाई मिडिल करने के बाद तो अब पढ़ाई आगे की करनी है। पिताजी से लोगों ने कहा, वो भी हमको मास्टर बना देना चाहते थे जी। तो उनके घनिष्ठ मित्र थे हेतमपुर के रहने वाले कामता प्रसाद विद्यार्थी। जी। वो पढ़े लिखे आदमी थे। सन 42 के आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया था। अंत में सजा हुई उनकी। अच्छा। तो बहुत मशहूर धानापुर थाना का जो आंदोलन हुआ था, उसके नेता कामता प्रसाद विद्यार्थी थे, और वो भी वहाँ के नहीं थे, वो बक्सर से आए थे। पिताजी छुट्टी के दिन उन्हीं के घर पर मुझे ले जाते थे और मुझे वो घर में रखते थे। तो किताबें वगैरह देखने का मौका मिला। वो पढ़े लिखे आदमी थे, संस्कार दिया। जब मैंने मिडिल कर लिया तो विद्यार्थी जी ने कहा, बनारस में राजपूतों का ही एक कॉलेज है, हिबेट क्षत्रिया स्कूल, और उदय प्रताप कॉलेज उसका नाम था जी। उसके भीतर स्कूल है वो, और उसके भीतर स्कूल है वो, अभी भी है वो तो। हाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसको हाई स्कूल पढ़ने के लिए उदय प्रताप कॉलेज भेजो। और हमारे गांव में एक गांव था, तो उस गांव के लोग, हमारे ही ख़ानदान के राजपूतों का ही गांव था, वो लोग उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ते थे।
कॉलेज का नाम था हेवियट क्षत्रिय स्कूल और उदय प्रताप कॉलेज। जी। तो उन लोगों के साथ मैं भी चला गया, बोले कि वहाँ रहने के लिए छात्रावास है, बहुत बड़ा कॉलेज है, राजपूतों के लिए और कोई जगह है ही नहीं। जब बनारस आया तो मालूम हुआ कि यहाँ तो छात्रावास भरे हुए हैं। अच्छा, वहाँ जगह ही नहीं थी? हाँ, और नहीं, खूब जगह है। हाँ थी। अच्छा। बोले सिर रहने की कोई चिंता नहीं है, छात्रावास है यहाँ। अच्छा। और वहाँ 9 छात्रावास, स्कूल तक के अलग, आरंभिक शिक्षा वाले अलग, स्कूल वाले अलग और इंटर कॉलेज वाले अलग हॉस्टल थे। तो जेपी सिंह हमारे प्रिंसिपल हुए और आगरा के पढ़े हुए थे। अंग्रेज़ की जगह पहला प्रिंसिपल था, हम लोगों को मिला। और प्रिंसिपल साहब बहुत संगीत प्रेमी थे, कुछ कविताएं भी लिख लेते थे। और साथ ही वहाँ प्रवेश मिलने के बाद हम लोगों ने कहा कि कुछ दिनों तक तो हम बाहर रहे, क्योंकि पता नहीं हॉस्टल की फीस पिताजी दे सकेंगे नहीं। तो मालूम हुआ कि चिंता मत करो, वहाँ जो कविता लिखते थे शंभूनाथ सिंह का उनमें नाम था। जी। और अच्छे कवि थे वो, कहीं उस समय काम कर रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे, किसी अखबार में आज में काम करते थे। हाँ, वो तो नवगीतकार के रूप में उनकी ख्याति रही। जी 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 जी। तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम लोग थोड़ी थोड़ी जो कविता सवैया लिखा करते थे गांव में रहते हुए, मिडिल में पढ़ते हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल ये कविता अब नहीं चलती। वहाँ जाकर गीत लिखना भी शुरू किया। हाँ। तो वहाँ जब मौका मिला स्वतंत्रता दिवस का, तुम हो स्वतंत्र हो स्वतंत्र हो स्वतंत्रता नाम का एक पहली कविता मैंने लिखी थी, जो प्रिंसिपल साहब के सामने सुनाई पहले। अच्छा। और आगे चल कर के हमारे यहाँ फिर प्रवाह था, तो स्टूडेंट यूनियन भी वहाँ बन गई। तो हमारा सबसे जो अच्छा जीवन था और वो ये कि उदय प्रताप कॉलेज काशी के साहित्यकारों में और पढ़े लिखे लोगों में इतना सम्मानित था कि आज भी है वो, आज भी उसकी अच्छे चर्चा कवियों होती को बुलाते थे लोग। है। वहाँ कवि सम्मेलन हुआ करता था। कवि सम्मेलन हुआ करता था। और ये भी मैंने सुना है कि आपने कोई स्वागत गीत लिखा था। हाँ हाँ। और जब कोई मुख्य अतिथि आते थे हाँ, तो वो स्वागत आप गाकर सुनाते भी अब थे। सब तो भूल गया। हाँ, लेकिन आप गाते थे, ये है। तो वो जो सच पूछे तो हमारी जो नींव ठोस पड़ी जी। वो उदय प्रताप कॉलेज में मार्कंडे सिंह जी, उदय प्रताप कॉलेज में प्रेमचंद कई बार आ चुके थे, आए वो थे। तो वही थे, बनारस में, वहीं बनारस के रहने वाले थे। हमेशा। जी। और बल्कि हम लोगों का कॉलेज जो था वो लमही के पास था, लमही से मुश्किल से 1 किलोमीटर पर था। तो प्रेमचंद हमारे यहाँ कई बार आ चुके थे। ये एक वातावरण जो हमको आरंभिक मिला, हेवियट क्षत्रिय स्कूल एंड उदय प्रताप कॉलेज के अंदर। उदय प्रताप कॉलेज, मधुर मनोहर अति विश्वविद्यालय से बीए किया, वहीं से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, फिलॉसफी और हिंदी ली थी। जी 3 विषय बीए में लेने थे। जी जी। तो 3 लिया मैंने। अंत में मैंने सोचा था कि बीए में हम लोगों को वे लोग भी पढ़ाते थे, जैसे पंडित केशव प्रसाद मिश्र, हाँ, उस समय के नामी शिक्षक थे। विश्वनाथ जी पढ़ाते थे, इलाहाबाद से आए हुए लोग थे, शिलाल जी, वो भी पढ़ाते थे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब लिया तो हमने कहा कि भाई विश्वविद्यालय में वहाँ हॉस्टल है और एक कन्वोकेशन का बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है। शिव प्रसाद गुप्त जो था, गंगा की उनकी कोठी थी, और मालवीय जी, ये गांधी जी उन्हीं के यहाँ ठहरे थे, शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ। जी हाँ। आज के पहली बार मैंने गांधी जी को दूर से दर्शन किया भीड़ में, और वाकई में नहीं भूलता। उन्होंने पूछा कि मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो गांधी जी बोले ये कैसे सुन लिया? जी हाँ जी। खूब ठहाका लोगों ने लगाया, वो अब भी याद है मुझको। इस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मैं आया, और जब आया बीए पढ़ने के लिए, यूपी कॉलेज में पढ़ते हुए ही वहाँ जयशंकर प्रसाद,
पहले पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु कबीर वहीं हो चुके थे, तुलसी वहीं हो चुके थे। महान परंपरा रही है हमारी, महान सांस्कृतिक परंपरा रही है का केंद्र आज भी है, वो जी, संस्कृति का आज भी केंद्र है। तो यह जो एक साहित्य की परंपरा थी, नागरिक पिछाड़ी सभा थी, यह परंपरा विराट जिसमें तय किया कि हिंदी ही लेना है हमें। पीएचडी जो आपने की रासों पर, पृथ्वीराज रासों पर, बता रहा हूँ, आपकी रुचि तो आधुनिक साहित्य में ज़्यादा थी। केशव प्रसाद मिश्र भाषा विज्ञानी थे जी। तो उन्होंने वो भाषा विज्ञान पढ़ाते थे, बोले कि साहित्य में तो तमाम लोग करते हैं, तुम भाषा विज्ञान करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ भाषा विज्ञान पढ़ाने वाला का अध्यापक चाहिए, जी। तो तुम भाषा विज्ञान में पीएचडी करो। तो मैंने भाषा विज्ञान में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर काम किया ताकि आगे चल करके भाषा विज्ञान को नाम करूँ। तो समझ लीजिए कि मदन जी, जब मैं अध्यापक हुआ तो भाषा विज्ञान में ही पढ़ाता था। लेकिन आप तो जब एमए में पढ़ रहे थे तभी कुछ प्रसिद्ध होने लगे थे अपनी रचनाशीलता के कारण। बात है कि उनके आने के पहले मैं कविताएं लिखता था जी। तो एक कविता जिस पर हमारे प्रिंसिपल लिखी, वो तान के सोता रहा जल चादर, वायु सा खींच जगा गया कोई, इस तरह कविता शुरू होती थी। और कवि सम्मेलनों में जहाँ जहाँ होता था तो कहते वही कविता पढ़ो, और गा के मैं पढ़ा करता था। तो इस नाते चूँकि काशी नगरी थी, तमाम और लोग जा चुके थे, तो कविता पाठ की बड़ी लंबी परंपरा वहाँ चलती रहती थी। तो इस नाते तो कविता से ही प्रसिद्धि शुरू में मिली आपको। हाँ, लेकिन उस समय जो बकलम खुद में जो निबंध है, उस कुछ निबंध भी उस समय लिखे थे आपने शुरू में? निबंधों के लिए मुझे गुलेरी जी से प्रेरणा मिली कि व्यक्ति व्यंजक निबंध जो हैं वो कम लिखे जाते हैं, अच्छे लिखे जाते हैं, तो इसलिए गुलेरी जी से प्रेरणा लेकर के मैंने व्यक्ति व्यंजक निबंध लिखना शुरू किया। आपने वो लेख सब लिखे जो इतिहास और आलोचना में है, यानी उस समय परिमल इलाहाबाद में लगभग लगता है बन चुका था और इधर आप थे केंद्र में, तो उसे एक टकराहट उसी समय शुरू हुई। हाँ बिल्कुल। इस बीच में एक कहना शुरू करूं कि वात्स्यायन जी के दर्शन और मुलाकात पहली बार मुझे वही हुई। अच्छा। क्योंकि प्रेमचंद भवन वहाँ एक है पुराना उनके ज़माने से, तो वात्स्यायन जी दूसरी लड़ाई में असम वाले मोर्चे पर कहीं गए हुए थे, लड़ाई ख़त्म हो गई थी, तो वात्स्यायन जी आके वहीं प्रेमचंद वाले गृह में वहाँ ठहरे हुए थे। मुझे खबर लगी तो तुरंत उनके यहाँ गया। तो वात्स्यायन जी को मैंने अपने कॉलेज में ले गया, उदय प्रताप कॉलेज। अच्छा। वात्स्यायन जी तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कार और लेकर के हम तो यहाँ रिक्शा ज़्यादा चलता है। बोले नहीं, मैं अपनी कार लेके आया हूँ, आप आ जाइएगा, मेरे साथ बैठिए, ड्राइव करके मैं ले जाऊँगा। वात्स्यायन जी के दर्शन उसी समय जब मैं इंटर में पढ़ता था यूपी कॉलेज में, तभी हो गया था। वात्स्यायन जी ने भाषण दिया। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर आप वाम विचारधारा की ओर आए, उसमें क्या त्रिलोचन जी भी कोई भूमिका है या किसी और की है, क्या है? वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो गया था। अच्छा। रुस्तम सैटिन हमारे कारण जनरल सेक्रेटरी थे, तो रुस्तम सैटिन के कारण मैं कम्युनिस्ट पार्टी का, बल्कि मैं तो चुनाव लड़ा था बीच में। तो फिर आप उसके बाद आपकी नियुक्ति वहाँ हो गई? 5 ईयर प्लान बना था, तो 2 पोस्ट आई और एक पोस्ट जो है वो किसी तरह से गड़बड़ हो गई, तो मुझे पंडित जी ने रखा। तो 5 साल के लिए नियुक्ति हुई। फिर ये हुआ कि रिन्यू हो गई, तो सेकंड भी हुई। बाद में मैं चुनाव लड़ पड़ा। 62 में आप चुनाव लड़े? जी, पार्लियामेंट का चुनाव था। तो लोगों ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कारण दूसरा बताते हुए बोले कि तो प्लान पोस्ट है उनकी, ये कंफर्म है नहीं। असल में द्विवेदी जी के विरुद्ध ही, इस कारण लोग मेरे भी विरुद्ध हो गए। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, उनके विरोध का सबसे तरीका है कि इस लड़के को जब 5 ईयर प्लान में अपॉइंट किया है, कहें कि प्लान पोस्ट तो ख़त्म हो गई, पता नहीं सेकंड प्लान आएगा नहीं ये आएगा, इसलिए इसकी सर्विस ख़त्म करते हैं। इस तरह से किया गया और ख़त्म कर दिया।
आगे जीवन पर बातचीत करने के पहले हम एक और दूसरे पक्ष पर भी बात करना चाहेंगे। छायावाद पर बहुत किताबें लिखी गई। आपको शंभुनाथ सिंह ने भी एक अच्छी किताब छायावाद योग नाम से लिखी और बहुत लोग लिखी, लेकिन आपकी किताब का जो महत्व है छायावाद पर वो अपनी जगह पर है। तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि छायावाद पर लिखने की प्रेरणा और नए ढंग से सोचने की प्रेरणा, उसके सारे विषय भी जिस तरह से बनाए गए हैं वो बिल्कुल हिंदी आलोचना में वो एक नयापन दिखता है कि ये अप्रोच भी बिल्कुल नया है। मैंने सोचा, अंग्रेज़ी की कोई किताब मैंने पढ़ी होगी, मुझे भूल गया, बहुत दिन हुआ। मैंने कहा कि छायावाद इतना सरस है, मधुर है, और उस पर आलोचना जो नहीं की जाती है वो बहुत दांत तोड़ने वाली है। तो इसलिए छायावाद पर आलोचना लिखी जाए, छायावाद के ही रंग में लिखी जाए। इसलिए अध्यायों का जो अलग अलग मैंने नाम रखा है, तो कवियों की कविताओं का अंश लेकर के ही मैंने अध्यायों के नाम रखे हैं। और मदन जी, शायद आपको आश्चर्य हो कि पूरी की पूरी किताब 10 अध्यायों में 10 रात में लिखी गई है। इसलिए पूरी की पूरी छायावाद किताब एक रौ में, वो तो प्रवाह दिखता है, वो क्रिएटिव राइटिंग की तरह लगता है, जैसे उपन्यास की तरह है। लोग कहा करते थे कि छायावाद जैसी सरस काव्यधारा और बड़ी नीरस पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो मैंने कहा कि छायावाद पर छायावाद के रंग में ही लिखी जाए। उसके बाद ही लगभग वो काम हुआ है। कहानी, नई कहानी का काम जो हुआ, कहानी पर आपने ज्यादा काम नहीं किया है, न पहले किया न बाद में किया। बीच का एक खंड है जब आपने सुव्यवस्थित ढंग से उस समय की कहानी पर विचार किया है। तो लेकिन वो आज भी उसका महत्व बना हुआ। अब भी हिंदी में कहानी पर उससे अच्छी कोई किताब नहीं है, एक विडंबना भी है हिंदी की। वो कॉलम मैं लिखता था कहानी पत्रिका में जी, वो भैरव साहब जी थे उसके कहानी के संपादक। हाँ, कहानी के। तो उन्होंने प्रेरित करके कहा कि तुम कविता पर बहुत लिखते हो, कहानी पर लिखो। तो भैरव साहब जी ने मुझको प्रेरित करके कहा कि नहीं, कहानी पर लिखो। तो मैंने कहा कि कहानी पर मैं कहानी के रंग में ही लिखूंगा। फिर आपने वहाँ भी एक भाषा को बहुत सृजनात्मक बनाया आपने, और निर्मल जी जैसे है। लेकिन ये जरूर है कि कहानी पर लिखते हुए आपने कविता के जो प्रतिमान है, कविता के जो टूल्स है, उसी का ज़्यादा इस्तेमाल आपने किया। और हुआ कि एक परंपरा ही बन गई कि कहानी आलोचना में महाकाव्यात्मकता और जैसे शब्द वगैरह जैसे शब्द आ गए तो वो चलता है, रहा होगा। आपका कहना जायज़ है। कुछ असल में छायावाद वाली किताब जब मैंने लिखी जी, तो उसी रंग में मैंने कहा कि कहानी जैसी सरस विधा और ऐसी लिखी जाए जैसे कि वो दर्शन शास्त्र की किताब हो। नावर जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Short-term courses initiated by NABM, National Academy of Broadcasting and Multimedia, NABM, the premier training academy of Prasar Bharati, invites applications for short-term certificate courses in broadcast technology and multi-camera studio production. For details, visit our website www.nabm.in. झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद दो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी। मैंने अपना उत्तरा निकाला, कर दिया, कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल, क्या राहुल? सुसाइड कर लिया उसने। है? रैगिंग आपकी ज़िंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी ज़िंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। दरवाजा बंद,
दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नौकरी छूटने के बाद तो थोड़ा जीवन संकट में भी पड़ा होगा। हाँ, और काशीनाथ जी ने वो गर्बीली गरीबी के रूप में उसकी चर्चा भी की है उस जमाने में, तो हम उन चर्चाओं पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर उस संकट से निकलते हुए आप दिल्ली आ गए। हाँ, दिल्ली आ गया, मॉडल टाउन में रहता था, जी, काफ़ी दिनों तक रहा। पहले नौकरी त्रिपाठी जी कोई के नहीं साथ। थी, तो राजकमल का मैं सलाहकार था। वे लोग 1000 रुपये हर महीने देते थे, तो उससे दिल्ली में रहना संभव हो सका। जी, और यहीं रहते हुए मुझे जोधपुर से अचानक, हाँ, वहाँ पर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष होकर आप जोधपुर से। हाँ, तो जोधपुर विश्वविद्यालय को भी आपने असल में ये जो पाठ्यक्रम में जो एक बदलाव आपने जेएनयू जी, में जी, आकर जी। किया है, और उसके कारण शिक्षा की दुनिया में भी आपका एक मतलब जिस तरह से आलोचना और साहित्य से अलग शैक्षणिक दुनिया में भी आपकी विशिष्टता जो झलक जो मिलती है जेएनयू के कारण, उसकी शुरुआत जोधपुर में ही हो जाती है लगता है। असल में जोधपुर में वीवी जॉन जो वहाँ के वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने मुझे लेटर लेकर के अपॉइंटमेंट और कहा कि आप आ जाइए जोधपुर विश्वविद्यालय में। पहली बार प्रोफेसर बनाने हाँ, का सीधे शुरू- प्रोफेसर बन के आप वहाँ चले गए। सीधे प्रोफेसर बना, रीडर फीडर नहीं बना। नहीं बना। तो उन्होंने किताबें बनवाई, कहा कि पैसा विश्वविद्यालय देगा और हम लड़कों के लिए नए ढंग की पुस्तकें, नए ढंग का कोर्स बनाएं। तो वीवी जॉन ने मुझे एक नई ज़मीन दी। जब तक वीवी जॉन रहे तब तक मैं वहाँ रहा। उन्हीं दिनों आपकी सबसे महत्वपूर्ण किताब आती है, हाँ, कविता के नए प्रतिमान। हाँ, वो इसलिए भी उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और वो एक ऐसी किताब है जो आज भी बहस में है। और उसके दो कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हिंदी की आखिरी किताब है जो समय से कविता को टाइम से रिलेट करके देखती है। 50 के दशक का समय और उस समय के कवियों को, उसके बाद जो कुछ भी लिखा गया दूसरे लोगों के द्वारा, जी। वो सारा हिंदी का लेखन या तो व्यक्ति केंद्रित है या पुस्तक केंद्रित है। कविता के नए प्रतिमान की पृष्ठभूमि कैसे बनी? नई कविता के प्रतिमान एक किताब निकली थी, हाँ, वो लक्ष्मीकांत वर्मा लक्ष्मीकांत की। जी। तो मैंने उस किताब के जवाब में कहा कि नई कविता से क्या लेना देना है इसका। और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान करके कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। दिया, और बाद में साहित्य अकेडमी और फिर आपने उसमें जो नए प्रतिमान बनाए जो, और मैंने जिस तरह कहा से- कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में है मुक्तिबोध, और अज्ञेयवाद इतना चल पड़ा है। उस किताब के बाद ही 50 के दशक के जो सबसे बड़े और केंद्रीय कवि माने जाते थे अज्ञेय, तो वो उलट गया, वो मुक्तिबोध हो गए। हाँ। मैंने केंद्र में मुक्तिबोध आ गए, और रघुवीर सहाय भी आ गए। रघुवीर अब सहाय। आपकी किताब में रघुवीर सहाय हाँ, खूब बहुत हैं। प्रमुखता के साथ हैं। इन्हीं किताबें ऐसी है जिसे आपने तन्मयता के साथ क्रमशः लिख दिया। हाँ। छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, और द्विवेदी जी के निधन के बाद दूसरी परंपरा की खोज। ये जिस एकाग्रता की जरूरत थी वो मुझे उस समय मिली थी। मिली थी। उसके बाद वह एकाग्रता नहीं रही, और शारीरिक श्रम भी नहीं रहा, क्योंकि मैं रात भर जाग के लिखता था। इस कारण शिकायत मुझसे भी है, और चूंकि जो लिखा है उससे बेहतर कोई लिखे तो ठीक। दूसरी परंपरा की खोज पर हम बात करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब भी है आपकी। अच्छा, कई चीज़ें उसमें जुड़ती है। एक हमारे यहाँ परंपरा, चिंतन परंपरा, ब्राह्मण परंपरा के समानांतर श्रवण परंपरा तो बुद्ध के काल से है, श्रवण परंपरा है ही, और उसका कई बार वो उलट पलट कई रूप बदलता है, और ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो गैर ब्राह्मण चिंतन परंपरा है, हिंदी में उसको लाने का काम नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, तमाम से काम द्विवेदी जी नहीं किया। हाँ। ये द्विवेदी जी नहीं होते तो हिंदी भाषा हमारी ज्ञान के क्षेत्र में 50 साल पीछे जा सकती थी। हाँ, हो सकता था कि 50 साल। और क्योंकि शुक्ल जी तो अटपटी वाणी मानते थे कबीर को भी, और वो उस परंपरा को शायद देख नहीं पा रहे थे, तो शुक्ल जी ने जिसको छोड़ा वो पता नहीं कब तक छूटा रह जाता।
लेकिन द्विवेदी जी ने वो काम किया और द्विवेदी जी ने अपनी तरह से किया और द्विवेदी जी के बहाने आपने पूरी परंपरा का जो रेखांकन और अध्ययन किया है। कबीर भी बनारस के, तुलसी भी बनारस के, शुक्ल जी के प्रिय थी दोनों तुलसीदास, परंपराएं दोनों बनारस की हैं। शुक्ल जी के आदर्श थे तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के थे कबीर। दो हुए, तीसरा तो कोई आदमी नहीं हुआ। या तो कोई प्रेमचंद पर वैसे लिखे, कोई अच्छी किताब प्रेमचंद पर बहुत अच्छी लिखी गई है। नहीं, आपने भी लिखा है, आपके व्याख्यानों का जी, संग्रह जी, बहुत हाँ। सुव्यवस्थित है। तो इसलिए काशी अपनी परंपरा को ही देखे। रामविलास जी ने भारतेंदु पर बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा काम किया है। और रामविलास जी जब लिख रहे थे तो अक्सर बनारस आते थे और वहाँ रह करके सामग्री इकट्ठा करते थे, लिखते थे। तो इसलिए जो काम अधूरे रह गए हैं और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान हैं उनको भरने की जरूरत थी, अपनी ओर से मैंने यही कोशिश करने की। बाद में आपने जो छोटी छोटी टिप्पणियां और संवाद आपका चल, मैं मानता हूँ, मैं कभी कभी कहता हूँ कि नामवर जी का जो वाद है वो असल में विवाद और उससे बने संवाद संवाद। दोनों उसमें अंतर्निहित है। हाँ। उसके बाद ही वो वाद बनता है। कहा तो जाता है, आपने तो किताब का नाम भी दिया, वाद विवाद संवाद, और ये होता ही है कि जब वाद और विवाद हो तो संवाद होता है। लेकिन कुल मैं मानता हूँ कि ये थीसिस जो है आपकी, उसमें भी मैंने एंटीथेसिस और सिंथेसिस कहीं ना कहीं से वो अंतर्निहित रहता है। पूरी विचारधारा उस तरह से बनी है। मैंने तो ये संवाद धर्मिता तो आज भी कायम है व्याख्यानों में भी। जी। लेकिन उस किताब के बारे में, वह भी एक महत्वपूर्ण किताब है जो 70 के बाद के वैचारिक बदलावों जो को फुटकर ढंग से ही उसका एक हस्तक्षेप वाद विवाद संवाद के निबंधों में दिखता है। आलोचना पत्रिका जब का मैं ध्यान उस पर रखता था तो आमतौर से अपने हमारे बहुत सारे लेख आलोचना में ही छपे। लिखते थे और संपादकीय भी आप उस समय संपादकीय लिखता था मैं। लिखते थे काफी। तो इसलिए उसके अलावा जो फुटकर लेख हैं, जैसे एक वाद विवाद संवाद ही है, उसके बाद अनेक लेख आशीष त्रिपाठी ने जो फुटकर बिखरे हुए थे। हाँ, इस पर तो है, लेकिन वो आशीष त्रिपाठी ने पता नहीं कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। संकलित किया या अच्छा किया, लेकिन उसको ठीक से संपादित करने के बजाय वाक्य संरचना किसी चीज पर ध्यान वो नहीं नहीं उसको दिया, करके नहीं दिया, वो एक तरह से नष्ट भी किया। तो वो अब वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं अभी एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो 8 किताबें आई हैं, इसका अपना महत्व है। इसमें खास करके कविता पर जो किताब है, कविता की जमीन और जमीन की कविता, उसमें तो बहुत सारे लेख, छपे हुए लेख भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ व्याख्यान ही है। और लेकिन ये बात मुझे लोग कहते हैं कि आप व्याख्यान देते रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही निर्णय सही समय पर लिया था। हिंदी का जो समाज है, ये पढ़ने वाला समाज कम है, सुनने वाला समाज ज्यादा है। कविताएं भी पढ़ी जाती बहुत कम है, सुनी बहुत जाती है। सुने जाने वाले को इतने पैसे भी मिलने लगे। अब कहिए कि बहुत बुरे कवि हैं, तो बुरे इसलिए हैं कि अच्छे नहीं जा रहे हैं। कोई जगह खाली तो नहीं रहेगी। पूरे दौर में आपने विचार को सही दिशा में ले जाने का और समय समय पर हस्तक्षेप करते रहने का व्याख्यानों के माध्यम से ये काम किया। और हिंदी में ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि दूसरी भाषाओं में भी यही स्थिति होगी। पढ़ने वाला समाज भी कहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम हिंदी का समाज तो सुनने वाला समाज ज़्यादा है। तो इसलिए इन व्याख्यानों का महत्व है। और अब जबकि 8 खंडों में ये किताबें आ गई हैं, तो सिर्फ अगर इसको पुनर्संपादित किया जाए, यानी इसकी वाक्य संरचना जो छोड़ दिया, कई जगह ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं शब्द नहीं समझ में आया तो अपना शब्द डाल दिया जो फिट नहीं करता। ये सोचना पड़ता है कि कौन सा शब्द। मैंने कई आपकी चीज़ों को जब मैं कर रहा था पब्लिक एजेंडा में, तो हम वहाँ सोचते थे कि ये आपका शब्द कौन सा हो सकता है। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा शब्द अपनी भाषा बना दे। तो उस तरह की जो कुछ उसमें तकनीकी गड़बड़ी करती है, उसको अगर फिर से कर दिया जाए तो इनका एक बड़ा महत्व है इन 8 खंडों के व्याख्यानों का।